अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुश आमदीद। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। याद रखिएगा, अगर आपको इस बात का एहसास हो जाए कि लोग मरने वालों को कितना जल्दी भूल जाते हैं, मरने वाले लोगों को दुनिया कितनी जल्दी भुला देती है, कितनी जल्दी फरामोश कर देती है, तो यकीन मानिए कि आप लोगों को मुतासिर करना, लोगों को इम्प्रेस करना, लोगों की परवाह करना बिल्कुल छोड़ देंगे और आपको ये एहसास हो जाएगा कि लोगों की नज़र में बड़ा बनने की कोई हैसियत नहीं है। यह है पाकिस्तान मॉर्निंग्स, सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। जी, बात करते हैं अली डार साहब से, खबरों की तरफ चलते हैं कि भाई दुनिया में क्या क्या हुआ, ये वीकेंड जो है वो कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या सबसे बड़ी खबर रही वीकेंड की? सबसे बड़ी खबर तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब नहीं, ये क्या खबर हुई? ये बड़ी खबर नहीं है, कोई और बड़ी खबर। ये इससे बड़ी खबर क्या है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए और आज वो हल्फ उठाने जा रहे हैं। आज वो हल्फ उठा लेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वीकेंड की, जो सबसे बड़ी खबर थी वो मैं आपको बताता हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा काम हुआ है और पाकिस्तान के लिए कितना अहम है ये काम। मतलब अगर ये काम ना होता तो वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना था पाकिस्तान में, बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाना था पाकिस्तान में। और अब जब ये काम हो गया है तो उससे पाकिस्तानी अवाम में खुशियों की लहरें दौड़ गई हैं। आपको अंदाजा नहीं है, आप न्यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये वाला काम बताएं कौन सा? ये जो खबर है ना, ये सबसे बड़ी खबर है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 100 टन खजूरें तोहफे में दिए हैं भाई। 100 टन खजूरें तोहफे में दिए हैं। अब आप सोचें, रमजान की आमद है, सऊदी अरब हमें तोहफे भेजता है, तो ये तोहफा उन्होंने भेजा है 100 टन खजूरें। खादिमुल हरमैन शरीफैन की जो हिदायत है उस पर ये आ गई है पाकिस्तान। और पाकिस्तानी जो काबीना डिवीज़न के नुमाइंदे हैं उन्होंने वसूल भी कर लिए ये खजूरें, और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। कुछ कपड़े भी तकसीम किए, कपड़े भी तकसीम किए उन्होंने किए गए, बिल्कुल। तो इस हवाले से पूरा मतलब मैं ये चाहूँगा कि भाई हम ज़रा दुआ कर लें सऊदी अरब के लिए। ये या अल्लाह, या मेरे मालिक, या मेरे माबूद, सऊदी अरब ने हमें खजूरें फराहम की, या अल्लाह इनका बहुत बहुत शुक्रिया सऊदी अरब का। और इन्होंने जो हमें खजूरें दी है, इन खजूरों का इनको बदला अता फरमा। और ये जो खजूरें आई हैं ये हमें खाने की तौफीक अता फरमा, या आपस में ही कहीं ना पड़ जाए मेरे मालिक मेरे माबूद, इस खजूरों का ऑडिट अता फरमा। और जब ये ऑडिट हो जाए तो इस ऑडिट के हवाले से इसकी एक रिपोर्ट जारी फरमा, ताकि हमें पता चले एक एक खजूर कहाँ गई, और ये खजूरें जो आई हैं ये हमारे ही पेट में जाएं। और मेरे मालिक वो जो इसराइल की बर्बरियत चल रही है फ़लस्तीन में, उसके हवाले से सऊदी अरब को कुछ काम करने की तौफीक भी अता फरमा। खजूरें तो बांट ली उन्होंने, और मेरे मालिक ये जो खजूरें आई हैं ये उन्हें वहाँ भिजवाने की तौफीक अता फरमा। 40 मुल्कों की फ़ौज बनाई हुई है उन्होंने, उसको कुछ काम कुछ इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा, वरना ये हम खजूरें खाते रहेंगे, रमज़ान मनाते रहेंगे और चलता रहेगा ऐसा काम। आमीन। ये सालाना रिवायत है, ये वो भिजवाते हैं खजूरें, खाओ तो बताना, और हर खजूर पर जो है ना शुक्रिया अदा करना। और यहाँ के लोगों को रेट कम करने की तौफीक अता फरमाना। ये तो रेट कम तो भाई ज़रूरी है, रेट तो बढ़ेगा, खजूरों का रेट बढ़ेगा। अब देखते हैं कि ये खजूरें कहाँ जाती है। लेकिन बहरहाल ये तो एक अहम खबर थी, लेकिन सबसे अहम शहबाज शरीफ साहब वाली खबर भी, जो असल खबर थी वही थी, बड़ी खबर है। कल वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, 9 मुंतखब वज़ीर आज़म है। आज वो हल्फ उठाने जा रहे हैं, आज हल्फ उठाएंगे। कल का पूरा दिन बहुत ज़्यादा एक मैसिव डे था और बहुत बड़ा दिन था। बड़ी ट्रांसमिशन भी किया है, एक न्यूज़ ने सबसे बड़ी ट्रांसमिशन किया कल। भाई देखें, वज़ीर आज़म के तौर पर, अच्छा 16वीं कौमी असम्बली और 33वें वज़ीर आज़म है ना, तो अगर ये हिसाब लगा ले तो हर कौमी असम्बली में एवरेज 2 वज़ीर आज़म रहे हैं भाई। ये देख लें, ये हालात हैं। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए, 201 वोट लिए उन्होंने, दूसरी बार वो कायदे ऐवान बने हैं। आज वो हलफ उठाएंगे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उमर अयूब साहब जो थे उन्हें मिले जी 92 वोट। और शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादियों से नशिस्त पर जाकर मुलाकात हुई, वोट देने पर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, ये सब ऐवान में मौजूद थे। और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी
स्टाफ प्रोटोकॉल सारा मिल गया उनको, बल्कि वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी तो उनको पहले ही मिल गई थी जी। तो JUI का वज़ीर आज़म के इंतखाब का बाइकआउट हुआ है भाई, ये मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा भी क्या बाइकआउट भाई, मौलाना साहब ऐसी भी क्या नाराज़गी? नाराज़ है मौलाना साहब, शदीद किस्म के गुस्से में है। कल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनकी नाराज़गी को ख़त्म करने का कोई फार्मूला, कोई तरीका ला रहे हैं ये लोग, वो उनको लेके आना पड़ेगा, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। मौलाना साहब ने कहा कि आपने तो ये सारी असम्बलियाँ खरीदी हुई हैं। हाँ अच्छा, वो तो खुल के बोले हैं कल। ये तो देखे उनको बोला जाए कि भाई ऐसे ना करो। अच्छा, फिर वो सरदार अख्तर मैंगल साहब वो ऐवान में बैठे रहे, लेकिन उन्होंने किसी को वोट ना दिया। उन्होंने कहा बस मैं आया हूँ, यही बड़ी बात है, आई एम हियर, ओके। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक काम जो किया वो ये, उन्होंने कुछ बात की है कि भाई आईनी जो इंतखाबात इस्लाहात हैं उसके लिए हमें मिलकर बैठना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जी हम आपको ये दावत देते हैं कि हम तमाम सूबे जो है उनको साथ लेकर चलेंगे, मिल के चलेंगे, आएँ मिल बैठे मुल्क का सोचते हैं इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन कल जो अगर आपने देखा हो जिस तरह से उनको टफ टाइम मिला है, उन्होंने जो 1 घंटा और कुछ मिनट्स की उन्होंने जो खिताब किया है उसमें जो अपोजिशन का रिएक्शन था, शोर शराबा, हंगामा, शोर शराबा, उससे देखकर समझ नहीं आ रही कि ये मिल बैठने वाला निज़ाम किस तरह से बन पाएगा और ये सिस्टम कैसे चलेगा। इसकी खजूरें जो आई है ना, इन सबको बांटी जाए ताकि ये सब लोग खजूरें खाएं, आराम से बैठे, और फिर कुछ इनके अंदर जो है ना वो हौसला आएगा। लेकिन सऊदी अरब का जिक्र है एक मरतबा फिर, या अल्लाह सऊदी अरब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने हमें खजूरें दी। वो क्या कहते हैं, तेनू भाग लगे हैं, तेरे बच्चे जिए सऊदी अरब, तूने हमें खजूरें फराहम की, तेरे बच्चे जिए, तेनू भाग लगे, आमीन। ये हर थोड़ी देर बाद हमें करना है, ठीक है, याद रखना चाहिए, ताकि ये सऊदी अरब का जो खजूरों का तोहफा है इसके बदले में हम क्या तोहफा देंगे, बार बार बताएं। 100 टन खजूरें हैं भाई, ये बताना ज़रूरी है। तो अब आइनी जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उनके लिए ये मिलकर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को शहबाज शरीफ साहब ने पेशकश तो कर दी है, पॉजिटिव पेशकश है, और उन्होंने वैसे खरी खरी सुनाई भी है अपने खिताब में। उन्होंने एक तरफ तो दावतनामा भी दिया है और साथ उन्होंने खरी खरी मतलब सुनाई भी है, बड़ा कैलकुलेटेड उनका खिताब था, बड़ा उन्होंने सोच समझ के किया। लेकिन अब ऐसा बात यह है कि हुकूमत चलने नहीं देंगे, ये ऑपोजिशन कह रही है। अच्छा, कल का जो हमने देखा पूरा ऑपोजिशन का रिएक्शन, उन्होंने कहा कि जब मुल्क भर में तहरीक चलाने पे भी गौर कर रहे हैं, ये तो टफ टाइम तो उनको कहा है ये, ओके, बिल्कुल टफ टाइम तो उनको गवर्नमेंट में आते ही जो है वो मिलना शुरू हो गया है। फजल रहमान साहब ने जो राहें जुदा की हैं वो कोई ऐसे नहीं कर रही, प्लान के तहत किए उन्होंने। ये कब तक ये एहतजाज जारी रहता है, क्योंकि एहतजाज वैसे तो किए हैं, बड़े लोग लेकर इस्लामाबाद आते हैं, जनाब फजलुर रहमान साहब, काफ़ी धरना वरना भी होता है, मैं ख़ुद भी गया हूँ, मैंने कवर भी किया है, बड़े अच्छे मज़ेदार मासूम लोग होते हैं, प्यारे प्यारे लोग होते हैं उनके, और फॉलोअर्स जो हैं उनके। तो अब देखते हैं कि क्या गुल खिलाते हैं इस मरतबा मौलाना फजलुर रहमान साहब। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब खजूर खाएँ, खजूर खाएँ, हाँ मेरे मालिक, शुक्रिया एक मरतबा फिर सऊदी अरब का। इतने यार सऊदी अरब से खुश हो गया हूँ मैं भाई। वो भले उधर जो है वो सऊदी अरब में न्योम सिटी बनाए, एंटरटेनमेंट के अड्डे बनाए, वो कॉन्सर्ट करवाएं, स्पोर्ट्स करवाएं, कुछ भी करवाएं, हमें उन्होंने खजूरें दे दी। लेकिन जितनी आपने दुआ कर दी है ना, आप तक खजूर लाजमी पहुंचनी चाहिए, मुझ तक पहुंच जाए खजूर, बिल्कुल, बिल्कुल। 1 टन तो आपकी बनती है। 1 टन तो हो ही जाए बस, प्लीज सऊदी अरब प्लीज, या शेख प्लीज, या शेख प्लीज, या शेख प्लीज 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 टेक अ नोट ऑफ दिस थिंग। यस। अच्छा, वैसा एक जानिब तो हम सियासी मंजरनामे की बात कर रहे हैं जो कि बड़ा इस वक्त गर्म है सियासी माहौल, लेकिन दूसरी जानिब मौसम की बात भी है। हाँ, मौसम में क्या अंगड़ाई ली, सूरत हाल बहुत ठंडी है, तो बर्फबारी फिर शुरू हो गई है। अब मलका कौसार की बात अगर हम मरी की करें तो वहाँ पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है, और निज़ाम ज़िंदगी मफलूज भी हुआ है, साथ लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा है। ओहो, जो सयाह वहाँ पर गए थे वो अब होटल्स में महसूर होकर रह गए हैं। ये हमेशा का वहाँ पर मसला हो जाता है, बिल्कुल। अच्छा, अब ये मैं भी क्योंकि इस्लामाबाद में था जब वीकेंड पर, तो सर्दी है वहाँ पर, और आज भी सुबह में कोई तकरीबन 6 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर चल रहा था, तो सर्दी की शिद्दत है। और अब आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिशों और बर्फ़बारी से मुख्तलिफ सड़कें बंद हुई हैं। वादी नीलम में 2 दिन की मुसलसल बर्फ़बारी और शदीद बारिशों के बाद अब वहाँ पर मौसम तो खैर साफ़ हो गया है, देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो बड़े ज़्यादा, वो निज़ाम बिल्कुल वहाँ पर रुक जाता है। निज़ाम अगर सही कर दिया जाए, वही सारी दुनिया में बर्फ़बारी होती है ना, कनाडा में भी होती है, लेकिन वहाँ का निज़ाम चलता रहता है क्योंकि सिस्टम्स डेवलप कर दिए, हमने सिस्टम्स डेवलप नहीं किए। क्या पेश आया भाई, आपको उसकी कुछ तफसील पता है अली भाई? न्यूयॉर्क में? नहीं सर, क्या मुझे बड़ा ही टेक्नोलॉजिकल वाक़या है ये। अच्छा जी। न्यूयॉर्क में एक मस्जिद है ब्रुकलिन में, वहाँ के इमाम हैं, उनके घर चोरी हो गई।
इमाम साहब जो है वो घर से अपने कहीं बाहर गए तो वहाँ पर चोर वोर गया, चोर ने वो जो एप्पल के एयरपॉड्स होते हैं ना वो भी चुरा ली, और जब चोरी करके चोर निकल गया तो पुलिस तक रिपोर्ट पहुंची। तो पुलिस ने ट्रैक कैसे किया, वो एप्पल के आईपॉड्स के अंदर ट्रैकर लगा हुआ होता है, उससे ट्रैकर से पकड़ा भाई उस चोर को। मासूम चोर था, मासूम चोर, उसको पता नहीं था कि जो मैं उठा रहा हूँ यही मेरी ट्रैकिंग करवाएगा, चोरी का माल ही पकड़ा गया उसका। तो ये हुआ, पुलिस ने उस ट्रैकर के ज़रिए उसकी ट्रैकिंग की और जो एयरपॉड्स थे उससे पता चला, उनकी लोकेशन पता चली कि भाई ये कहाँ इस वक्त एयरपॉड्स मौजूद हैं, और बस पकड़ लिया गया। यहाँ का होता है ना लोकल चोर, तो उसको पता होता है कैसे पहले डिफ्यूज करना है, उसको ट्रैकर को काटना और फिर चोरी करनी है। कोई चोर अभी अनाड़ी चोर था, सीख रहा होगा, इंटर्नशिप में होगा, एप्पल की खासियत का नहीं पता होगा कि क्या क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का बड़ा एक पॉजिटिव इस्तेमाल ये सामने आया है, क्योंकि हम बात करते हैं भाई ट्रैकिंग हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है, हर डिवाइस हमें ट्रैक कर रहा है, ज़ाहिर है उसके अंदर मामलात ख़राब भी है, नेगेटिव बातें भी हैं उसके अंदर कि हर जगह हमारी ट्रैकिंग हो रही है, लेकिन बाज़ औक़ात ये ट्रैकिंग जो है ये फ़ायदेमंद भी साबित हो जाती है। तो बहरहाल ये तो थी कुछ खबरें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा जब हम वापस आएंगे तो एक बड़ा अहम मामला है, उस पर गुफ्तगू करनी है। 2 बच्चियाँ पाकिस्तान की, उम्र उनकी कोई 11, 12, 13 साल, दोनों का नाम आयशा, एक सरगोदा में और एक फैसलाबाद में। ये दोनों बच्चियां मुलाजमत करती थी किसी जगह पर, घर में काम वाम करने का मुलाजमाएँ थी ये, और इन दोनों के साथ एक ही वाक़या पेश आया कि इनके मालिकान ने इन पर किया शदीद तशद्दुद, और इस तशद्दुद की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। इन दोनों के हवाले से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एहतशामुल हक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, इस वाक़े की तफसील जानते हैं। जी एहतशाम, बताइए क्या वाक़या हुआ था? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मकुआना में, आयशा के घर पे मौजूद हूँ और आयशा की फैमिली यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि हुआ क्या था कि आयशा बच्ची है 11 साल और वो मुलाजमा थी एक घर में, जहाँ पर घर वालों ने टॉर्चर करके आयशा को कत्ल कर दिया था। उसके बाद उसका मुकदमा भी दर्ज हुआ, मुलजमान भी गिरफ़्तार हैं। उनकी फैमिली से मज़ीद जानते हैं कि ये आखिर हुआ क्या था, वजूहात क्या थी, और ये सारा कुछ जो किया गया है आखिर मासूम सी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था किसी का जो उसके साथ ये सारा किया गया है। जी आपका नाम क्या है? मुर्तज़ा जी। अच्छा मुर्तज़ा साहब, मुझे बताइएगा कि हुआ क्या था, मतलब आपको पता कैसे चला? वो आए ने साढ़े को थे बच्ची नू दाखिल करा के, ते उस तो बाद बच्ची मरी सी, उन्हें मैनू फोन किया है बई तुसी इंज करो कि तेरी बच्ची की हालत खराब है, सीरीयस है, तो तुसी हस्पताल आना है। 10-15 मिनट बाद मुड़ फोन आया है कि अज उन्हें साढ़े घर आ गए ने तोड़ कि बच्ची तुहाडी फौत हो गई, अल्लाह की रज़ा हो गई, तो सानू तुसी माफ़ी दी जाओ, साढ़े को तुसी पैसे पूसे ले लो, तो हुकूमत ने तुसा कोई परचा दर्ज नहीं करना, तो कोई कार्रवाई शुरू नहीं करनी। मैं जैसे गया आपकी बच्ची की लाश थी, 2 बहन, एक बहन तो एक बिरा मेरे नाल इत्थों लैके गए ने, एक बहन उन्हें दी उत्थे अगे बैठी सी मेरी बच्ची की लाश के उत्ते। उत्थे जैसे गए मेरी धी टुटी फुटी पई सी, मेरी धी नूं बड़ा न जुल्म किया। मैंने कहा भी भाई हुण मैं तुहानूं माफ़ी नहीं देनी। अच्छा बच्ची की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। अच्छा अब ये बताइएगा कि कितनी देर पहले बच्ची को वो यहाँ से लेके गए थे, कितनी देर पहले काम पे रखवाया था और मुलाकात कब हुई थी आखिर? भाई 4 महीनों की लैके गए सी, मुलाकात उन्होंने नाल एक दफ़ा हुई सी, उस तो पिछे फिर उन्हें मैनू मिलन नहीं दिती, फोन होंदा रहा, उन्हें नाल मेरी गल बात उन्हें नहीं कराई, आप करते रहे। 6 तरीक तो उन्हें फिर लैन वास्ते गई, उन्होंने को क्या वा भी साड़ी ना ऑपरेशन सी, वो लैक नाल गए से कि जो फिर आए ना उदों आके फिर असी ना थोनू 20 तरीक वाले दिन घर गाले से हट के फिर रबता आया, फिर उन्हें साडा फोन नहीं चाया, आ गए फिर इत्थे भी आयशा की तबीयत भाई नूं फोन किया, भी तबीयत उनकी सही नहीं,
ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਾਟ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਕਾਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਸ਼ਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਵੀ ਕਾਟ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਰਿਆ ਲੱਗਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਐਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆ पता। जा उन्होंने जड़ी वरतिंदी रही है। बच्ची को मारा क्यों, वजह क्या बनी आखिर? कोई उन्होंने तो पूछा कोई दस दे नहीं, गल ना कर दे भी केड़ी वजह तू मारिया। कल भी उन्होंने असी आख्या भी सानू दसो तो सही भी केड़ी वजह तू उन्होंने तो सानू मारिया, की उस जुर्म थोड़ा कीता सी असी तुहानू पूरा कर देंदे। अगे बोलते ही नहीं सी। अच्छा, बच्ची को जब यहाँ से लेके गए थे, कोई तनख्वाह देनी थी या पढ़ाना था? क्या कह के लेके गए थे कि हम इसको पढ़ाएंगे? इत्थों लैके गए सी पढ़ाउण वास्ते भी हाफज़े कुरान बना देवांगे, इनू टीचर असीं स्कूल दियां असीं इनू स्कूल पढ़ा देवांगे ते सानू दे दिओ। इत्थे बाजी ठरे सी ना दी, ओह अगे उंदे ले आउंदी जांदी सी, उंदे ठीकू असीं ऐशा उन्हां नू फड़ा दित्ती। पिछे फिर राबता उन्हां दे नाल साडा फोन ते ही चलिया वा, 2000 कदी दे देण कदी 3 दे देण। उत्थे घर असीं एक दफ़ा ऐशा नू जाके मिले सी, मिला नहीं उन्हां नहीं दित्ता। अच्छा, आप मिलने भी नहीं दिया गया है। अब ये बताइए कि अब आप चाहते क्या हैं? जाहिर है वो मुल्ज़मान तो पकड़े हुए हैं, इंसाफ चाहिए, माफ़ कर देंगे, क्या है? ना माफ़ नहीं करना, सानू इंसाफ चाहिए। जितना को ना जुर्म किया वा ना उस तो बहुत उन्होंने जुर्म दवावांगे। हाँ फिर भी नहीं भाई डरना। अच्छा, ठीक हो गया। जैसे इन्होंने बताया कि जो ये इंसाफ चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात अगर की जाए कि पुलिस ने अब तक क्या किया है, तो पुलिस का अभी जो रिमांड है पर है मुल्ज़मान, तीनों मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं, मुकदमा दर्ज है और मुल्ज़मान इस वक्त रिमांड पर हैं और उनको 5 मार्च को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का ने अब तक जो कार्रवाई की है, जो तफ्तीश की है, हम उस हवाले से भी बच्ची के वालिद से जानते हैं कि क्या वो मुतमईन है जो अब तक पुलिस ने किया है। तो आप बताइएगा मुर्तज़ा साहब कि आप मुतमईन है पुलिस जो आपके साथ तावन कर रही है, या पुलिस मुकदमे की तफ्तीश सही कर रही है? बहुत अच्छी तावन कर रही है, बड़ा एहसास कर रही है, सारी जदोजहद कर रही है कि CPO साहब तो रख के सारे थोड़ा थला मिला ना तफ्तीशी तक बड़ा तावन कर रहे हैं, बड़ा ठीक जा रहे हैं तो साढ़े हक च ने, बहुत अच्छे पुलिस वाले ने। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है बच्ची की, पुलिस ने आपको पढ़ के बताया है कि उसमें क्या क्या कुछ आया है? उन्हें पढ़ के बताया कि 3 दिन बच्ची पहले मरी थी। अच्छा, 3 दिन बच्ची पहले मरी, डॉक्टर के हवाले ना डॉक्टर रिपोर्ट ते लिख दिता। जैसे इन्होंने बताया कि वो जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम आई है उसमें बताया गया है कि बच्ची की डेथ पहले हो चुकी थी। मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि बच्ची की जो पोस्टमार्टम हुआ है तो उसके जो जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे वो 22 निशानात तशद्दुद के पाए गए हैं, जिसमें टॉर्चर के निशान थे। बहुत सारी जगहों पे से जो जिल्द है वो छिल चुकी थी, उसके अलावा जो हड्डी 1-2 जगह से टूटी हुई थी। जी बहुत शुक्रिया जी एहतशाम, हमारे नुमाइंदे फैसलाबाद से हमें इस वाक़े की तफसील से आगाह कर रहे थे, वालिदैन से बात भी कर रहे थे। 22 निशानात उस बच्ची के जिस्म पर थे तशद्दुद के, और उसकी माँ का जो सवाल था वो ये था कि हमारी बच्ची ने ऐसा क्या जुर्म किया था कि जिसकी वजह से उस पर इतना तशद्दुद किया गया। ये जुर्म जिसने तशद्दुद किया है वो नहीं बताएगा कभी भी कि उस बच्ची का जुर्म क्या था, ये पुलिस भी नहीं बताएगी, ये आप भी नहीं बता पाएंगे। ये जुर्म था गुर्बत। गरीब को इंसान नहीं समझा जाता इस माशरे में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उस बच्चियों पर तो पढ़ा जाएगा, लेकिन इस पूरे माशरे पर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाएगा कि जिसमें हम गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको इंसान नहीं समझते, उनको जानवरों से भी उनके साथ बदतर सलूक करते हैं उनके साथ। और फिर इस तरह के वाक़यात जब हमारे सामने आते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि कानून किस तरीके से कभी कभी उन मुजरिमों को बचाने के लिए काम कर रहा होता है। कभी अगर मुजरिम पकड़े जाते हैं तो सज़ा उनको नहीं मिल पाती, प्रोसिक्यूशन इतनी वीक होती है। ये मामलात अक्सर सामने आते हैं और हम यूँ ही जिक्र करते रहेंगे और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहेंगे। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होंगे। वेलकम बैक जी, पाकिस्तान मॉर्निंग में खुशामदीद। मोटिवेशन की ज़रूरत हर शख्स को होती है और आज हमने आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसी शख्सियत से कि जब जब मेरी इनसे मुलाकात होती है
मैं ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं और हम उन नेमतों का शुक्र ही अदा नहीं करते। सैयद उमैर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सैयद उमैर साहब के बारे में मैं क्या तारुफ़ करवाऊँ, सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि जो कोताह कद लोग होते हैं, यानी जिनका कद कम होता है, उनमें अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में ये सबसे कोताह कद इंसान है और इनको एक बहुत ही अजीब सी एक बीमारी लाहक है जिसकी तफसील ये ख़ुद ही बताएंगे। लेकिन इस बीमारी और इस कद के बावजूद इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। ये IT स्पेशलिस्ट हैं, ये सोशल वर्क भी करते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर फिरते भी रहते हैं। इस्लामाबाद में कभी मुलाकात होती है मेरी इनसे, कभी लाहौर में मुलाकात होती है, कभी किसी एम्बेसी में मुलाकात होती है, हर जगह ये मुझे टकर जाते हैं भाई, ये कहीं रुकते ही नहीं है। तो हमने इनसे पूछना है कि क्यों नहीं रुकते भाई, क्या मामला है ये। सैयद उमैर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर साहब कैसे हैं? ठीक, थैंक यू आवाज़ भाई। आप रुकते ही नहीं हैं तो फिर हमें बुलाना पड़ता है आपको। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मुझे बताएं भाई, ये सबसे पहले तो जो हमारे नाजरीन एक न्यूज़ के हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ज़रा अपनी जो कंडीशन है उससे थोड़ी सी वाक़फ़ियत दे दीजिए। एक्चुअली मेरी जो डिजीज़ है उसको कहते हैं एस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्ट। आपकी बॉडी बोन्स जो हैं वो इतनी वीक होती हैं कि वो ज़रा सी मोमेंट हो आपकी बॉडी में, कुछ झटका लगे या चीज़ें वो टूटना शुरू हो जाती हैं और बार बार टूटती हैं। मेरी बॉडी में इतने ज़्यादा फ्रैक्चर हैं कि अब देखें कब बाजू भी अब सीधी नहीं है, टांगें भी सीधी हैं, इस तरह की चीज़ें ये होती रहती हैं वक्त के साथ साथ। तो लेकिन वक्त के साथ साथ बेहतरी आती गई राउंड अबाउट 20 ईयर्स तक मैंने ये बहुत फेस किया है। एक बहुत पेनफुल टाइम था, ज़रा सा मूव करना, वॉशरूम जाना या कुछ भी करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। आफ्टर 20 ईयर आहिस्ता बेहतरी आनी शुरू हुई है। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि अब 10-5% मेरा ये इशू होता है, अभी भी होता है, लेकिन अब वो कंडीशंस नहीं है, बेहतर हो गया। अब मेरी 30+ एज है, अब जाके कुछ बेहतर हुई है मेरी कंडीशन। तो अब जब ये कंडीशन आपकी जो आगाज़ हुआ उसका ये बाय बर्थ ही था? जी बाय बर्थ है। अच्छा, और इसका इलाज वगैरह जो है उसकी भी कोशिशें की गई होंगी? हाँ बिल्कुल, मेरे फादर आर्मी से बिलोंग करते हैं तो आर्मी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट्स वगैरह चलते नहीं हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन इसका ट्रीटमेंट ऐसे होता नहीं है ख़ास। वक्त के साथ साथ अभी बेहतरी आती है। डिफरेंट कंडीशन होती हैं, मेरी बहुत सीरियस थी, सब स्टेजेस होते हैं तो कुछ बिल्कुल कवर कर जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिकवर हुआ। 95% मेरी रिकवरी हो गई। हाँ, माशाल्लाह। वो भी 30 एज में आके। अच्छा, अब इस सूरत हाल के साथ ज़िंदगी गुजारना किस तरीके से होता है? मतलब तालीम आपकी, स्कूल कॉलेज या जो भी तालीम आपने हासिल की, वो ज़िंदगी के मामलात कैसे चलते हैं? हाँ, एक तो मूव बहुत मुश्किल होता है, वॉशरूम तक जाना बहुत मुश्किल है। ज़रा सी आपको अगर ज़रा सी मिस्टेक होगी तो आपकी बॉडी बोन टूटेंगी, वो पेनफुल टाइम पे उसके साथ बाहर निकलना, एजुकेशन। तो फिर मैं तो एक बिलोंग करता था एक रूरल एरिया से, जहाँ पे 30 ईयर बैक देखा जाए तो आपको कोई फैसिलिटी नज़र नहीं आती, ना लाइट तक नज़र नहीं आती। सो एक्चुअली मेरी मदर जो है वो वाकई से बिलोंग करती हैं। अच्छा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि बाहर तो जाना आपका मुश्किल है बेटा, ठीक है, तो हम आपको टीचर्स अरेंज करके देते हैं जो आपको रेगुलरली घर आके टीच कर दिया करेंगे, तो बेटर है कि आप एग्ज़ाम दे दिया करें। तो इस तरह मेरी जो 10th ग्रेड तक की एजुकेशन थी वो मैंने हासिल की घर पे। हाँ, घर पे टीचिंग के लेकर, लेकिन एग्ज़ाम के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ा। ठीक। तो उसके बाद फिर मैंने वक्त के साथ कुछ बेहतरीन फैसिलिटीज़ आनी शुरू हुई, फिर मैंने ऑनलाइन टीचिंग लेनी स्टार्ट कर दी। उस तरह फिर मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो बैचलर तक कंप्लीट की माशाल्लाह। और उसके बाद मुझे फिर IT का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, शौक था। IT का हम सबको इंटरेस्ट था, वो ज़माना ऐसे ही था ना, IT चल रहा है तो सबका इंटरेस्ट। आप जानते हैं कि IT तो फ्यूचर है, हमारा AI का दौर है। तो फिर मैंने IT कोर्सेज किए, IT में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो 6-7 साल मैंने उसमें काफ़ी मेहनत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6-7 साल से IT स्पेशलिस्ट भी काम कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग, बहुत से एम्बेसीज के साथ भी काम किया है मैंने। फिर मुझे बहुत सी चीज़ जो मैंने कॉमन देखी कि हमारे यहाँ व्हीलचेयर जो है ना, एक वन साइज नॉट फिट फॉर ऑल, ये कॉमन चीज़ समझ किसी को नहीं आती थी। तो मैंने सोचा इसको कैसे किया जाए। फिर मैं व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग में आया। हम 3 साल से व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। अभी जो मेरी इसमें बैठा हूँ अब ये देखें बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग है। इसका साइज, इसमें वो बटन्स लगे हुए हैं, इसकी पावर, और इसमें हमने पाकिस्तान में आई थिंक कोई भी अभी तक ये डेवलप नहीं कर रहा है। अच्छा। अब ये 3 सिस्टम ऑपरेटिंग व्हीलचेयर है। 1 आप इसको इस कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड वाइज आपकी वॉइस कमांड से कंट्रोल होगी। वॉइस कमांड से भी कंट्रोल हो जाती है ये व्हीलचेयर?
आपसे दूर पड़ी हुई है, दूसरे रूम में पड़ी हुई है, आप इसे कमांड देंगे खुद आपके पास है, इधर आ जाओ, हाँ तो ये आ जाएगी। मल्टीपल लैंग्वेजेस है, हाँ। जिस लैंग्वेज में आपको उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे उसमें ही आपको अरे वाह जबरदस्त। और थर्ड वन है जॉयस्टिक है, और मोबाइल ऐप भी है, अगर वो भी आप यूज़ नहीं करता रहते तो आप मोबाइल ऐप से तो ये सारा सिस्टम जो है ये आपने खुद हाँ हमने खुद यहाँ पे डेवलप किया है, और लाहौर में ही हमारी कंपनी है, मेरे इंजीनियर फैज़ अरबाब साहब, उनके साथ मिलकर हमने काम किया, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इवन पे अब ये कॉस्टली हो जाती है और कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता, तो हमसे एज पॉसिबल जो होता है अभी तक हमने 200 से ज़्यादा पावर व्हील चेयर लोगों को स्पॉन्सर्स भी किए हैं। 200 से ज़्यादा पावर व्हील चेयर स्पॉन्सर की है लोगों को जी माशाल्लाह। और ये क्या कमाल व्हील चेयर है इनकी कि जो कि वॉइस कमांड से भी चल रही है, जॉयस्टिक से भी चल रही है, ऐप से भी चल रही है। ये कैसे जादू किया, ये क्या किया? देखिए मैंने हमेशा ये चीज़ जब मैं कहीं जाता हूँ किसी सेमिनार में, किसी इवेंट पे या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो मैं जाता हूँ भाई आप तक एक्सपर्ट बंदा जो इसकी जो एक्सपर्टीज़ है, जिसके मसाइल हैं वो जहाँ नहीं लाएंगे तो डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। हाँ। अब ये डेवलप कैसी हुई है व्हील चेयर? मुझे पता है ना कि क्या ज़रूरत है स्पेशल पर्सन, मुझे पता था मेरी क्या ज़रूरत है। अब मुझे वो चाहिए थी, मैं ट्रैवल करता हूँ, उसको फोल्ड भी हो जाए, मेरा साइज़ भी रहे, इजी एक्सेस भी हो हर जगह, तो देख लें बिल्कुल उस तरह की डेवलप की हुई है मैंने। हाँ। तो एक्चुअली हमें समझना है कि अगर डेवलपमेंट करनी है हमारे कंट्री में तो उसको उस बंदे को लेके आएं जिसकी एक्सपर्टीज, जिसको पता है कि क्या मसाइल हैं। बिल्कुल ठीक। तो फिर आप बाकी चीज़ों को लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो काम आपने किया, आप अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे और अभी भी अल्लाह ताला ने आपको वो जो हिम्मत दी हुई है, इस्तकामत दी हुई है, इसमें बहुत सारे लोगों का वो एक रवैया भी तो होता होगा ना कि आपको जब लोग मिलते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? पहली नज़र में लोगों का क्या रिएक्शन होता है? अब पहली नज़र में तो देखें वही कॉमन होता है। अब लास्ट टाइम मैं आया था इस्लामाबाद, तो जुम्मे के वक्त हम नमाज के लिए आए, तो जब मैंने बाहर निकला मेरा ड्राइवर कहता है आप यहाँ रुकें भाई, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। मैं बाहर रुका हुआ था मस्जिद के बाहर, तो एक बंदा आया, उसने मुझे 100 रुपीज़ पकड़ा दिए, और वो समझ रहा है कोई के मांगने के लिए बैठा होगा। तो मैंने उसे कुछ कहा नहीं है, तो वो मेरे दोस्त है, उन्होंने कहा भाई क्या कर रही हैं, अच्छे पता ये सेटल है आप इनकी। एक्चुअली ये फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना हमारा, वो ये पड़ता है कि यार ये बंदा मांगने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है। हाँ। वो ये नहीं देखती अब मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, मेरे पास भी ड्रेसिंग की हुई थी, उसने ये नहीं देखा है। हाँ। उन्होंने मुझे उसका माइंडसेट ये है, प्रोग्राम हो गया है वो कि बस मैंने देखना है। नॉट अ वे टू हेल्प। अगर आप स्पेशल पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं तो मैंने बहुत दफ़ा मेंशन किया है, क्या करें आप उनके लिए, जो मैं कर रहा हूँ, आप उन्हें टीच करें, आप उन्हें स्किल प्रोवाइड करें, आप उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे वो कुछ अपने लिए कर सकें। अब मैं IT टीचर हूँ, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल पर्सन को टीच किया। मेरे बहुत से स्पेशल पर्सन पूरे पाकिस्तान में जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो खुद अर्निंग कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली ब्लेस्ड है वो। तो ये चीज़ है, अगर आप इस तरह से चैरिटी, ठीक है मैं ये नहीं कहता चैरिटी करनी पड़ती है, चैरिटी करनी पड़ती है, लेकिन बेस्ट वे है आप उन्हें थोड़ा सा अपना वक्त दें। हाँ। उनके साथ थोड़ा बैठें, उनके मसाइल को समझने की कोशिश करें, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे आप उन्हें इंडिपेंडेंट एंड पावर बनाएंगे। बिल्कुल, ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है भाई। ये हमें जानना है, मानना है कि हमने लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है। हमने उन लोगों को ऐसे ट्रीट नहीं करना जैसे हम प्रोग्राम हो गए हैं कि कोई भी शख्स हमारे सामने अगर आता है जो कि व्हील चेयर पर है या उसकी ज़िंदगी में और किसी जिस्म के हिस्से की कमी है, तो हम समझेंगे कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये उमैर साहब जैसे लोग मिसाल हैं हम सब के लिए और हमारे पूरे माशरे के लिए। अच्छा, अब ये तो चले एक वाक़या हो गया कि उसने वो 100 रुपये दिए, फिर वो वापस कर दी 100 रुपये उसको। ये हमारी जो है ना वो इसी तरह वैसे एक तफरी बातचीत होती रहती है, तो इसीलिए हम मजाक भी कर सकते हैं एक दूसरे से। माइंड ना करना, वो लोग माइंड भी कर जाते हैं यार आप मजाक कर रहे हैं यार। आपके साथ मेरा 5th शो है आज। बिल्कुल, तो इसीलिए हम मजाक कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जनरली आपने ये देखा कि भाई चलो एक तो ये वाक़या है, लेकिन उसके अलावा जब आप लोगों से मिलते हैं, लोग वो क्या होता है सिर्फ वो अफसोस करते हैं कि हाय हाय ये कैसी सूरत हाल में आप हैं, या ये कि वो डिस्करेज करते हैं कि नहीं अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह की बातें होती हैं। देखिए बिल्कुल होती हैं, लोगों को तो डिफरेंट रिएक्शन होते हैं। अब मुझे पूछता है ना कोई कि आप क्या समझते हैं कि आपकी सक्सेस जो है बड़ी सबसे क्या है, तो मैं कहता हूँ कि अब मेरी मदर जो है ना, जब एक मेरी एज थी छोटी, या मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मुझे जानता ही कोई नहीं था, तो कहीं जाती थी, कहीं बाहर जाती थी किसी जगह पे, तो वो कहते हमारे देखा आपका बेटा बहुत अफसोस हुआ देख के, कैसी लाइफ गुजारेगा, इस तरह की बातें तो आपको पता है लोग करते हैं। लेकिन मेरे लिए अब सक्सेस ये है, अब लोग जो मेरी मदर से मिलते हैं तो कहते हैं आपके बेटे को इस चैनल पे देखा था, इस जहाँ पे सोशल मीडिया पे देखा था, ये वीडियो देखा है, आप तो बहुत ब्लेस हैं, अब हमारा प्राउड फील होता है आपको देख के। तो मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि मेरी मदर भी अब
प्राउडली बता सकती हैं कि हाँ मेरा बेटा ये है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? हाँ, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं स्पेशल पर्सन के लिए जितनी ज़्यादा हो सके आसानी, क्योंकि मैंने लाइफ गुजारी है। अब उसके लिए एजुकेशन सबसे बेस्ट जो मैंने चीज़ देखी है ना, अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए उनके लिए, और उनके लिए स्किल ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हर बंदा अगर इसके एजुकेशन के तरफ नहीं जाता है तो वो स्किल्ड हो, इंडिपेंडेंट एंड पावर लाइफ गुजारी लाइक मी, जैसे मैं हूँ अब फाइनेंशियली भी हर तरह से, तो उस तरह से मैं चाहता हूँ स्पेशल पर्सन लाइफ गुजारी। और इस ख्वाहिश को पूरा करने में कौन सी चीज़ ऐसी है जो रोक रही है इस ख्वाहिश की कंप्लीशन को? हाँ, जाहिर बात है डिफ़िकल्ट होता है, आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाना, उसको फाइनेंशियली भी मैनेज करना, चीज़ें ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि जितना मैं कर सकूँ उनके लिए उतना करूँ। और स्पेशली आपको पता है हमारे यहाँ इतनी स्पेशल पर्सन पे सपोर्ट नहीं है, 5 मिलियन से ज़्यादा स्पेशल पर्सन है। इवन बिलीव करें आप वैस भाई, लोगों को इतना नहीं पता है कि स्पेशल पर्सन का ID कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है और उस पर क्या फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या। अभी मैं कल लाहौर आया हूँ, लोगों से मिला हूँ जिनको मैंने प्रोवाइड किए थे, उनको हेल्प की थी बनाने में, तो उन्होंने कहा मेरे साहब हमें तो अब पता चला है इस पर ये फैसिलिटीज़ हैं, हमारे ऊपर टैक्सेस भी नहीं हैं, अब ट्रैवल करने हैं तो आपका ट्रैवल भी फ्री होता है जब मेट्रो वगैरह ट्रैवल पे करने हैं। अब लाइक मैं इस्लामाबाद से लाहौर आया हूँ, ठीक है, आपको 2 प्लाजा देना पड़ता है 2400 रुपीज़, वो मुझे नहीं देना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि ले सकते हैं, हमें पता ही नहीं है। असल चीज़ ये है कि जिस तरीके से आप लोगों की ज़िंदगियां तब्दील कर रहे हैं, हमारी दुआ ये है कि आपका ये मिशन कामयाब हो, और दुनिया वालों, पाकिस्तान वालों, हुकूमत वालों, मीडिया वालों, सब लोगों को चाहिए कि हमें सपोर्ट करनी है, इन तमाम कॉजेज़ में मिलना है और डिसेबल पर्सनालिटीज़ के लिए काम करना है। थैंक यू उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स, ओवैस मंगलवाला और शिफा यूसुफजई के साथ। लेकिन शिफा यूसुफजई चूँकि हमारे प्रोग्राम में मौजूद नहीं है इस वक्त, वो कहाँ गई थी कुछ दिन पहले और उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा वो सब आपको दिखाना है, आपको बताना है। तो ज़रा चलते हैं सिर्फ शिफा यूसुफजई के चीन के सफ़रनामे की तरफ। Assalamualaikum. So I am at Beijing Nan railway station, and this is basically the biggest railway station and the newest railway station in Beijing. हाई स्पीड ट्रेन यहाँ से चलती हैं और यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन हैं वो भी किसी एयरपोर्ट से और लेविश लग्जूरियस एयरपोर्ट से कम नहीं है। अंदर से मैं आपको लेकर चलती हूँ, दिखाती हूँ। इन बीजिंग देयर आर टोटल 6 रेलवे स्टेशन। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इन। We are at Beijing train station and you can see behind me there are lots of shops. जिस तरह एयरपोर्ट्स की ड्यूटी फ्री होती है उसी तरह जैसे बीजिंग ट्रेन स्टेशन हाई स्पीड रेलवे स्टेशन है ये इनका, यानी कि बुलेट ट्रेन और वो सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो इनकी यहाँ पर चलती हैं। 1897 में ये पहली बार बना था। 1897 में इसको लॉन्च किया गया था, इसका इनाग्रेशन हुआ था। उसके बाद ये इसकी जो रेनोवेशन है, जो आपको ये कंटेम्प्रेरी स्टाइल एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये 2008 में इसकी रेनोवेशन हुई थी। और इसकी जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी है ये तो है ही कि हमारे यहाँ ऐसे मतलब हम देखते हैं कि एयरपोर्ट्स नज़र आते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ मुल्कों के इस किस्म के लेविश और लग्जूरियस एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ दुकानें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, हसल बसल है। लेकिन ये यहाँ पर इनका रेलवे स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है। अच्छा, इसके अंदर एंट्री का ये जो तरीका है वो ये है कि एंट्री इसकी आप करते हैं अपने इनका जो नेशनल ID कार्ड है उसके थ्रू, और टिकट्स वगैरह इधर क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है, आपको पता है चाइना टेक्नोलॉजी में कितना आ गया, तो हर चीज़ ऑनलाइन है। यू परचेज योर ट्रेन टिकट्स ऑनलाइन एंड देन यू एंटर दिस बिल्डिंग, एंटर दिस रेलवे स्टेशन थ्रू योर ID कार्ड। और दूसरी चीज़ ये जो मैं कंटेम्प्रेरी स्टाइल बिल्डिंग की बात कर रही थी, अगर आप इसकी छत देखेंगे तो इसमें आपको लाइट नज़र आएगी।
और लाइट चूँकि शीशे लगे हुए हैं और पूरा ये रोशन है, जिसको कहते हैं जैसे किसी ने लाइट लगाई है, तो ये नेचुरल लाइट यूज़ करते हैं। इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स है इधर बहुत सारी, और ये एनर्जी कंजर्व करते हैं, एनर्जी ज़ाया नहीं करते। इस वक्त मुझे इस ट्रेन स्टेशन में एक भी बल्ब ऑन नहीं हुआ हुआ नज़र आ रहा। So let's get on the high-speed train and experience this wonder of the world made by China. हम हैंगजू की तरफ जा रहे हैं और ये a sea of buildings, और ये सारी इस चीज़ की गवाही देता है कि यहाँ पे सारी डेवलपमेंट जो है वो वर्टिकल जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तान में भी बड़ी बात होती है कि हमें वर्टिकल तरीके से अब अपनी रेजिडेंट्स को, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, उनको यूटिलाइज़ करना है ताकि ग्रोथ जो है वो अपवर्ड्स हो इंस्टेड ऑफ साइडवेज। हाई स्पीड ट्रेन का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि ये जो क्लास आपको नज़र आ रही है, जिसमें लेफ़्ट साइड पर 3 सीट्स हैं और राइट साइड पर 2 सीट्स हैं, ये इकोनॉमी क्लास है। और हमें इन्होंने इकोनॉमी प्लस क्लास में बिठाया है। ये भी कोई बहुत बुरी नहीं थी, बहुत लो लेवल की नहीं थी, ठीक थी, लेकिन इकोनॉमी प्लस क्लास जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितनी इंटरेस्टिंग है और वो कितनी खुली है, कितनी स्पेशियस है और उसकी सीट्स कैसी हैं। आ जाए आप। सो दिस इज इकोनॉमी प्लस क्लास दैट यू आर सीइंग बिहाइंड मी। ये अच्छी खासी बड़ी बड़ी सीट्स हैं, खुला कितना ये लेग रूम है इनका, और अच्छी खासी ये भी कंफर्टेबल है और बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी ट्रेन है। अब मैं आपको इस नेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने आके यहाँ पर ये देखा कि भाई ये क्यों इतनी तरक्की कर गए और हम क्यों नहीं, ज़ाहिर है नारे शारे तो हम भी बड़े लगाते हैं, तो हम क्यों नहीं इस प्रोग्रेशन को कभी अचीव कर सके या इसके करीब जा सके, या हमने इसकी तरफ सफ़र क्यों नहीं शुरू किया। उसकी वजह ये है कि इस कौम की सिंसेरिटी अपने मुल्क के साथ इस कदर है कि आपको मैं बता नहीं सकती। वो सिंसेरिटी हमने बतौर इंडिविजुअल्स और बतौर कौम दोनों ही सतहों पर कम है। उसकी एक मिसाल ये है कि हमें जो लोग अकम्पनी कर रहे हैं, इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस ट्रिप पर, वो ज़ाहिर है हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमारे खाने पीने का, रहने सहने का, हमारे ट्रैवल का। तो उन्होंने हमें तो, क्योंकि हम मेहमान हैं, इकोनॉमी प्लस क्लास में बिठाया, विच इज़ वेरी हाई एंड और बड़ी अच्छी इसकी सर्विस है। खुद वो लोग बैठे हैं इकोनॉमी क्लास में। हमने उनसे पूछा वाई आर यू नॉट सिटिंग विद अस, आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठे? हमारे साथ बैठे हैं, गपशप लगे, डिस्कशंस हो। उन्होंने कहा हम एंटाइटल्ड नहीं हैं, एंटाइटल्ड नहीं है हम। रिमेंबर दिस वर्ड, कीप दिस वर्ड इन योर माइंड कि हम एंटाइटल्ड नहीं है। और जिस क्लास में आप लोग बैठे हैं, ज़ाहिर है उसका टिकट ज़्यादा है। हमें इतना ही अलाउड है बाय रूल्स कि हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हुए उस क्लास में बैठे हैं और आप लोगों को हम वो कंफर्ट प्रोवाइड करें। ज़ाहिर है आप हमारे मेहमान हैं, आप लोगों के लिए हर चीज़ हमने अरेंज की है, लेकिन अपने लिए हम उसी लेवल के एंटाइटलमेंट हमारी हुई है जिस लेवल में हम बैठे हैं, विच इज़ दी इकोनॉमी। अगर हमारे यहाँ हो तो ब्यूरोक्रेट साहब हों या वज़ीर हों या मुशीर हों या वज़ीर आज़म हो या जो भी हो, पूरे जहाज़ भर के लेके जाते ने जाके कर रहे हैं, किसी स्टेट विजिट पे जा रहे हैं या किसी और दौरे पे जा रहे हैं, सारा चाचा मामे दा पुत्र भी आसी ते खाला भी आसी ते खाली दी धी भी आसी, और ये सारे काम हम करते हैं। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग हमारे साथ सिर्फ अगले बोगी की सीट पे नहीं बैठे। सो आवर फूड इज़ हेयर, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस ट्रेन की कमालात। सिर्फ हाई स्पीड ही नहीं है, इसमें और भी सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी हैं। और एक स्टेशन पे हमने खाना ऑर्डर किया था, खाना जो है वो आ गया। और ये ट्रेन का छोटा सा लगा है वो इसलिए कि साथ से एक और हाई स्पीड ट्रेन हो गई हमारा है। खाना शाना बहुत है, तो हम ये खाते हैं और आप भी कुछ खा लें। हमें जो लोग कंपनी कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने हमें ज़ाहिर है दोपहर को खाना शाना खिला के फुल करके ट्रेन पे बिठाया। सो वो भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये खाना आ गया है जो उन्होंने ऑर्डर किया था, लेकिन उन्होंने अपने लिए कोई खाना ऑर्डर नहीं किया। अब वो सरकारी मुलाजिमीन हैं, प्रोफेसर्स हैं और अच्छे पढ़े लिखे मतलब खाते पीते लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए खाना ऑर्डर नहीं किया क्योंकि जो स्टेट का बजट है, जो अलॉटेड बजट है, वो हम पे तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उन पे उस तरह से शायद इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी मामला है। सो उन्होंने अपने लिए खाना ऑर्डर नहीं किया। जो दोपहर को हम सब ने मिल के खाया था अलॉन्ग विद देम, वो जो लेफ़्ट ओवर्स हैं वो खाएँगे। आप अंदाज़ा लगाएँ और इससे सिर्फ ये चीज़ जहन में रखिए और सोचिए और सवाल कीजिए खुद से
कि हम अपने मुल्क के साथ कितने सिंसियर हैं, क्या हैं या नहीं हैं, और दूसरी नेशंस को ज़रा पढ़ें, देखें, समझें और उनको जानें कि वो अपने नेशन के साथ, अपने मुल्क के साथ कितने सिंसियर हैं। आपको मैं साइज की ट्रेन का वॉशरूम दिखाती हूँ। इस कदर ये साफ़ सुथरा और इस कदर ये साफ़ सुथरा वॉशरूम में सफाई, गर्म पानी, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, हैंड वॉश, टिश्यूज, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप अंदाज़ा लगाएं और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे सिर्फ जहाज़ों का जो हाल है बाथरूम का, जिसका कि हम हज़ारों रुपए का टिकट देते हैं, उनके बाथरूम का क्या सूरत हाल होती है। ट्रेनें तो दूर की बात है कि हमारे यहाँ इस तरह के बाथरूम हम पता नहीं अगले 20 साल में भी देखें या ना देखें। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एयरपोर्ट पर हूँ, बट इस ट्रेन से मैं उतरी हूँ और हैंगजू के बारे में एक ख़ास बात कहते हैं यहाँ पर रहने वाले। वो ये कहते हैं कि आसमानों में ऊपर जो है वो हेवेंस हैं, यानी कि जन्नतें हैं, और जन्नतों के नीचे हैंगजू है। दे से इन इंग्लिश दैट अबव द स्काईज देयर इज हेवन एंड अंडर दैट हेवन इट्स हैंगजू। ये थी जी शिफा यूसुफजई के चाइना के सफ़र की थोड़ी सी दास्तान। ये दास्तान रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग में खुश आमदीद। अब बात करते हैं कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब आज हलफ उठाएंगे अपनी ज़िम्मेदारियों का, और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर वो वज़ीर आज़म की हैसियत से अपने काम का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें सपोर्ट किया, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस पावर शेयरिंग फार्मूले पर राज़ी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगे का प्लान क्या है, कैसे वो इस हुकूमत के साथ चलेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन भी पेश किया गया है, वो क्या है। ये तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आ गए फिर आपके वज़ीर आज़म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे नहीं पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जब वज़ीर आज़म बन जाते हैं या जो भी ऑफिशियल पोस्ट आती है तो वो पूरे पाकिस्तान या पूरे सूबे के होते हैं। तो आ गए, हमने उनको वोट किया है और बिल्कुल बन गए हैं। आज अपने ओहदे का हल्फ ले रहे हैं, तो आज से अपनी सरकारी जिम्मेदारी संभालेंगे। मैं समझती हूँ कि सारे तकरीबन चारों सूबों के और प्राइम मिनिस्टर तकरीबन आ चुके हैं। प्रोसेस एक जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं तकरीबन। अब जो है सिर्फ प्रेसिडेंट का और सेनेट का और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना। बिल्कुल, ये चीज़ें अभी रहती हैं। तो इन चीज़ों पर आपके जो उम्मीदवारान हैं ज़ाहिर मौजूद हैं, जरदारी साहब जिनके हवाले से तमाम बातचीत भी हो गई है। बाकी नशिस्तों पर कौन कौन होगा और कौन कौन आएगा? देखें, अभी प्रेसिडेंट के बाद जो है वो प्रेसिडेंट साहब जो कि हमारे उसमें है गवर्नर से दो पंजाब के और खैबर वफा के उनको मशावरत के बाद उनको नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन है सेनेट का। फिर जो सीटें खाली हुई जो एमएनएस बने हैं और उनकी सीटें खाली हैं उन पर ज़िमनी इलेक्शन है। उसके बाद सेनेट का अपना एक जो आधा हाउस खाली हो रहा है उसका इलेक्शन होगा। फिर चेयरमैन सेनेट का होगा। चेयरमैन सेनेट में हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। अभी पार्टी ने फैसला करने के बाद उम्मीदवार कौन होंगे, लेकिन ज़ाहिरन जो है क्योंकि गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर कल जमा करा दिए हैं, तो तकरीबन यही नज़र आ रहा है कि हॉट फेवरेट जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे हमारे चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट। ठीक, अच्छा, अब ये पावर शेयरिंग फार्मूला है क्या आपका और PMLN का? आप दोनों के दरमियान क्या अरेंजमेंट है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस तरीके से काम हो रहे होंगे? क्योंकि वजारतें आप लोगों के पास नहीं हैं लेकिन हुकूमत का आप हिस्सा हैं। ये फार्मूला है क्या? थोड़ा सा इसके खदोखाल कुछ बता सकेंगे, समझा सकेंगे?
कोई सच ऐसा फार्मूला नहीं है। देखें, हमने पीएमएलएन को वोट किया, प्राइम मिनिस्टर का एतमाद का वोट भी देंगे, लेजिस्लेशन में भी उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ, अगर ऐसी लेजिस्लेशन होगी जो हम समझेंगे कि ये ठीक नहीं है, उसमें उसको ठीक करेंगे, तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो चले, स्मूथली चले, और हुकूमत को हम इस पर सपोर्ट करें। बाकी कोई ऐसे फार्मूला नहीं है जिस पे हम कहें कि हम हमारे साथ शेयरिंग करेंगे। लेकिन मतलब जहाँ जहाँ गलतियाँ होंगी, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है, मैं तो बिलावल साहब की उस कैंपेन को देख रहा हूँ ना, कि जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर ये बात की जा रही थी कि पीएमएलएन ने जो कुछ किया 16 महीने की हुकूमत के दौरान, वो मुल्क के साथ जाती थी और हम उसका हिस्सा नहीं थे। हम अक्सर औकात उनको इस बात का एहसास दिलाने की भी कोशिश करते रहे, लेकिन ये हुआ नहीं। तो अब भी क्या यही होगा? मतलब मामला तो वैसे ही चलेगा ना जैसा पहले चला रहे थे, 16 महीने में काम किया, अब कोई नया फार्मूला तो नहीं आएगा? देखिए, उसमें दो चीजें थी। हम उस काबीना का हिस्सा थे। 16 महीने जो हुकूमत थी, पीएमएलएन के हमारे दोस्त कह रहे थे कि क्योंकि हम इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं, 12-13 जमातें थी, वजारतें थी, हम प्रॉपरली काम नहीं कर सकते हैं। हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, फंड्स के हवाले से, डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से हमारी पार्टी के दोस्तों के थे। तो वो चीज़ें नहीं थी। इस दफ़ा हमने कहा है कि बिल्कुल हम इलेक्शन कैंपेन जाती थी, हमने बिल्कुल की। हमने एक 10 नुकात अपना एक मैनिफेस्टो दिया। उस पे अमल दरामद उस वक्त हो सकता है कि अगर हम पार्टी की हमारी जो है वो इक़्तिदार में होती, हमारा वज़ीर आज़म आता, तो हम उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कर सकते थे। अब ये है कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हमारे पास 2 ही रास्ते थे। या तो हम इलेक्शन लड़े, प्राइम मिनिस्टर का अपोजिशन में बैठें और इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन करवाएं। क्योंकि एक पार्टी जो थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उन्होंने किससे बातचीत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई, अलमारूफ पीटीआई, हाँ, वो जो है बात नहीं करना चाहती थी। फिर उन्होंने कहा हम सबसे बात करेंगे सिवाय पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के। वो तो माइनस हो गई। हम दोनों ने करना था, हम दोनों में ज्यादा मेजॉरिटी पीएमएलएन की थी, तो पीएमएलएन को हमने वोट किया। क्योंकि अगर हमारे मेंबर ज्यादा होते तो हम कहते कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनाए। हाँ। तो उसमें जो है, अब हमने कहा कि हम काबीना का हिस्सा इसलिए नहीं बनते हैं कि इस दफा जो है पीएमएलएन को मौका दिया जाए, जो पिछले उनके गिले शिकवे थे कि हम ओपनली या आजादी से काम नहीं कर सकते हैं। इस दफा वो सारी वजारतें लें और इस मुल्क को बहरान से निकालें, और हम उनको बैक एंड पे सपोर्ट करेंगे। तो पिछली मर्तबा में क्या प्रॉब्लम आप लोगों ने उनके लिए क्रिएट कर दी थी? वो तो सारे काम आज़ादी से कर रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर उनका था, वज़ीर आज़म उनका था। बकौल उनके थे कि इत्तेहादी, अब तो इत्तेहादियों से भी मतलब मेजॉरिटी इत्तेहादी भी अभी नहीं है, अब तो सिर्फ पीएमएलएन होंगे, या फिर वो शायद इक्का दुक्का वजारत आईपीपी को दे दें या काफ लीग को दे दें, एमक्यूएम को और एमक्यूएम को दे दें। तो ये शायद 4-5-6 वजारतें आगे पीछे वो दे दें, बाकी तो सारी वजारतें इनके पास होंगी। तो जो फैसले, उम्मीद है बेहतर फैसले करेंगे। बेहतर फैसले नहीं होंगे तो पीपल्स पार्टी उस पर डेफिनेटली जायज तनकीद करेगी भी सही। लेकिन अगर उन्होंने बेहतर फैसले कर लिए और अच्छा काम कर लिया, तो फिर अगले इलेक्शन में आप लोगों का तो फिर मामला वहीं का वहीं रहेगा। फिर तो अगले इलेक्शन में भी इनको वोट मिलेंगे। तो आप लोग कैसे चाहेंगे कि इनको बेहतर काम करने दें या ये बेहतर काम कर सकें? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, ये फैसला आवाम ने करना है, आपने और मैं तो नहीं करना। जब इलेक्शन आएंगे तो आवाम फैसला करेगी किसको वोट देगी। दूसरी बात यह कि हम बिल्कुल इसमें हम कोई मुनाफकत नहीं करेंगे। अगर हम उनके साथ खड़े हैं तो हम नेक नीयती के साथ खड़े होंगे। कोई मुनाफकत नहीं होगी कि हम उनकी हुकूमत गिराएं, उनके लिए मसाइल पैदा करें या कोई ऐसी चीज़ें करें। ये तो वक्त के साथ साथ आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, जो चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन आप लोगों की तरफ से प्रपोज किया जा रहा है, वो क्या है? देखिए, चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन का मतलब ये है कि देखें, इस वक्त मुल्क बड़े बहरान से गुजर रहा है। चाहे वो इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात अगर आप देखें, रोज़ हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस के नौजवान शहीद हो रहे हैं, शहरी शहीद हो रहे हैं। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो इस मुल्क को अंधेरों से उजाले की तरफ लेके जाएंगे। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी और स्टेक होल्डर को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, और अब इस मुल्क की बेहतरी के लिए। ये नहीं होगा कि हुकूमत काम कर रही हो, दूसरी तरफ पीटीआई कहे कि नहीं हमें हुकूमत नहीं मिली और हम IMF को लेटर लिख रहे हैं, इस मुल्क को कुछ मत करो जब तक हम हुकूमत में ना आए। मतलब है कि आप कहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर आप हुकूमत में ना हो तो मुल्क चाहे बर्बाद हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। हमने मुल्क की बेहतरी के लिए किसी को सपोर्ट नहीं करना। ये एक चीज नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी में जब इलेक्शन हो जाते हैं, एक फेज होता है, वो गुजर जाता है, और अब जो फेज गुजर गया, अब आ गया पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट और इलेक्शन में फर्क होता है। अभी तक पीटीआई वाले ये समझ रहे हैं कि हम इलेक्शन मोड में। अगर आप पार्लियामेंट में देखें जिस तरीके से उलटबाजी, शोर शराबा, इससे कोई मसला नहीं है। सर ये तो होगा ना, इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, अब वो बेचारे वो ये भी ना करें तो फिर नहीं, वो तो एक फोरम है जिसपे आप जाएंगे। हमें भी एतराजात होंगे, लेकिन उसको प्रॉपर फोरम है जिसपे आप जाएं। अगर ये हुलड़बाजी होगी, हुकूमत अपने बिल्स लाएगी जो भी उन्होंने पास करने हैं, और वो स्पीकर पुट करेगा और यस होते जाएंगे, और ये लोग फिर रात को टीवी प्रोग्राम में बैठ के रोते रहेंगे कि ये फलां बिल हो गया,
हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया, फलां हो गया, तो हुकूमत को तो फायदा होगा। वो तो बिल पेश करते रहेंगे, पास करते रहेंगे, ये अपनी हुलड़बाजी करते रहे, अपनी तकरीरें करते हैं, कानून साजी तो फिर भी चलती रही। क्या आप समझते हैं कि कानून साजी रुक जाएगी? कल हुलड़बाजी हुई, वज़ीर आज़म ने 1.5 घंटे तकरीर की थी कि नहीं की, कर ली, सब कुछ हुई। अब कल ये चीजें होती रहेंगी और फिर ये कहें अब मौका है कि आप आए, आप पार्लियामेंट का हिस्सा बने, आप कानून साजी का हिस्सा बने, आप अच्छी कानून साजी करवाएं, चीजें करें। इस चीज से अगर आपने ऐसे काम करना है तो करते रहें, तो फिर इसका मतलब तो यह है कि आपने एक चीज रख दी है, कल जो कुछ भी होगा, कल हर जगह फिर ये चीजें होंगी। तो ये चीजें मैं समझता हूँ। दूसरी बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें या फॉर्मर पीटीआई कहें, उसमें 2 चीजें हैं जी। एक तो देखिए उनके पास 5 फ्रेंचाइज हैं। एक निकलता है फ्रेंचाइज वाला, वो कहता है मेरी मुलाकात अपने बॉस से हुई है या चेयरमैन से हुई है, बानी चेयरमैन से हुई है, वो ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है ये कह रहा है, तीसरा कहता है ये कह रहा है। अब 5 फ्रेंचाइज हैं और अलग-अलग बातें हैं। एक शख्स नहीं है जो बता दे कि हम सब एक पेज पर रहिए। दिन में आप देखें उनकी 5 स्टेटमेंट आ रही होती हैं। तो अब ये इनके साथ पॉलिटिकल डायलॉग्स कौन करेगा? तो फिर ये आप लोगों की चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन में उनको दावत देंगे या नहीं देंगे आप लोग? बिल्कुल, हम प्रेसिडेंसी के बाद जब आसिफ ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट बनेंगे, माजी में भी 2008 से 13 तक जिस तरह का उन्होंने रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स की, हमारी भरपूर कोशिश होगी हम इनको टेबल पे लेके आए, रिकॉन्सिलिएशन करें। माजी में जब हमारी 16 महीने की हुकूमत थी, हमने अपनी इत्तेहादी जमातों को राजी किया और इनके साथ अपोजिशन में ये थे और हमने इनको टेबल पे लेके आए, डायलॉग्स किए। अगर ये 9 मई ना करे तो शायद पता नहीं क्या हो जाता कुछ ना कुछ, लेकिन अभी तक जो है ये 9 मई में जो है वो कर ले, तो उसके बाद डायलॉग्स नहीं हुए। तो पॉलिटिकल पार्टीज को जिम्मेवाराना रोल प्ले करना पड़ेगा और इस आवाम को और इस मुल्क को क्राइसिस से निकाल कर आगे बढ़ना होगा। तो अब इस रोल में मौलाना फजलुर रहमान साहब को आप किस तरह मनाएंगे? वो क्यों बिखरे हुए हैं इतने? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान बकौल उनके वोटों पे डाका डाला गया है। वो डाका केपी में डाला गया है और वो शोर कर रहे हैं सिंध में, ठीक है। अब अगर डाका केपी में डाला तो केपी में जाके एहतजाज करो। हाँ। सिंध में पहले आपने कितनी हुकूमतें माजी में बनाई हैं? तो वो आपसे कुछ कहना चाह रहे होंगे, मेरा ख्याल है आप लोगों से कुछ बात करना चाह रहे होंगे, वो पीपल्स पार्टी को कुछ एहसास दिलाना चाह रहे होंगे शायद। देखिए, हम तो हमेशा डायलॉग्स पे बिलीव करते हैं, हम हमेशा रिकॉन्सिलिएशन में बिलीव करते हैं और हम इस उम्मीद के साथ है कि इंशाल्लाह ताला उनको हम मना लेंगे। अच्छा, क्योंकि अभी तो उन्होंने कहा है कि मैं तो अपोजिशन में ही बैठूंगा। देखिए, माजी में भी 2018 में जब था और वो ओथ नहीं ले रहे थे तो पीपल्स पार्टी ने उनको मनाया और उनसे ओथ कहा कि आप पार्लियामेंट में अपना रोल पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर रोल करें। फिर हमने जो पीडीएम बनाई थी उसमें भी आपको पता होगा, फिर सब शोर कर रहे थे कि इस्तीफे दे और हम कह रहे थे कि नहीं इस्तीफे नहीं देंगे, हम जो है अदम एतमाद की तहरीक लेंगे और आखिरी होगा। तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा टाइम गुजरने दें, इंशाल्लाह हम उनको राजी कर लेंगे, सेटल हो जाएंगे मामला। अच्छा, अब जरदारी साहब के लिए आप लोग ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातों से बातचीत कर रहे हैं वोटिंग के हवाले से, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? किस किस से बात हो गई है? एमक्यूएम वाले तो कहते हैं कि आप लोगों ने रब्ता ही नहीं किया उनसे। कर लेंगे, उनसे भी रब्ता कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला उनको भी मुतमईन करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, डायलॉग्स करेंगे। हम हमेशा डायलॉग्स पे बिलीव कर रहे हैं, हम हर किसी के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए। हालांकि हमारे वोट नंबरिंग जो है वो पूरी है। अगर आप देखें कौमी असम्बली में, सेनेट में, पंजाब असम्बली में, सिंध असम्बली में, बलूचिस्तान असम्बली में हमारी बढ़तरी है, एक केपी असम्बली में हमारी बढ़तरी नहीं है। उसके बावजूद भी हम हर पोलिटिकल पार्टी के पास जाएंगे, प्रेसिडेंसी का वोट मांगेंगे। अभी भी रिसेंटली बिलावल साहब जब कोटा में थे इत्तेहादी जमात के साथ, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया सीएम के वोट के लिए, जब उन्होंने किसी को खड़ा नहीं किया और बिला मुकाबला बनाया। उसी के साथ साथ उन्होंने प्रेसिडेंसी का भी वोट मांगा उन इत्तेहादी जमातों से के सरबराहों से जो पार्लियामेंट लीडर मौजूद थे। तो इसलिए हम जाएंगे, हर किसी के पास जाएंगे, वोट मांगेंगे। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम हर पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें प्रेसिडेंसी का वोट दीजिए और जरदारी साहब को सदर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साल पर बात हो रही थी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। जी, जामन का दरख्त फिल्म का आपने ट्रेलर देखा, बड़ी खूबसूरत फिल्म ये लग रही है और इसकी खूबसूरती का, इसके कमाल का इकरार कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में किया गया, जहां पर इस फिल्म ने अवार्ड भी जीता। इस फिल्म के डायरेक्टर जनाब राफे राशिदी साहब और इस फिल्म के प्रोड्यूसर मुराद अली साहब, ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। सबसे पहले मुराद, आई वुड लाइक टू कम टू यू। ये आपकी जो प्रोडक्शन कंपनी है, इसका नाम वाह वाह प्रोडक्शन है। ये वाह वाह प्रोडक्शन आपने कहाँ से लिया नाम? वेरी इंटरेस्टिंग नेम। देखिए, मैं चाहता था कि दुनिया जब हमारी फिल्में देखे तो कहे भाई वाह वाह, पाकिस्तान भी क्या ज़बरदस्त फिल्में बना सकता है। तो इसी सोच से मैंने वाह वाह प्रोडक्शन का नाम सोचा।
ओके चले, इस वाह वाह प्रोडक्शन का एक और रेफरेंस भी है, वो मैं आपको प्रोग्राम के बाद भेजूंगा ताकि आपको पता चले कि एक और जगह पर ये रेफरेंस एक फिल्म में भी इस्तेमाल हुआ है। दैट्स एन इंडियन मूवी, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अच्छा जी, राफे राशदी, जामन का दरख्त है क्या सर ये? अस्सलाम वालेकुम जी। जामन का दरख्त जो है ये स्क्रिप्ट, स्टोरी, डायलॉग्स बीगुल जी ने लिखी हैं, हमारी बेहतरीन राइटर है इंडस्ट्री की। और जो मैसेज है इस शॉर्ट फिल्म का, वो अब जामन जो फ्रूट है, जो फल है, उसका जो निशान है या दाग है, एक दफ़ा अगर लग जाए तो वो उतरता नहीं है, तो रिफ्लेक्ट करता है चॉइसेस पे, और यही रिफ्लेक्टिव है पूरी फिल्म की आइडियोलॉजी पे, और इसी की वजह से इसका नाम जामन का दरख्त है। अच्छा, तो अब इसकी कहानी में क्या बताने की कोशिश की गई है? क्या ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया सराह रही है? बस ये था कि तकरीबन 2, 2.5, 3 साल पहले जब ये कहानी फंस गई थी सर के अंदर, तो वो जेंडर वॉर्स पे ज़्यादा मबनी कहानी थी, पावर डायनामिक्स पे, इंडस्ट्री अब्यूज़ ऑफ पावर पे। तो उस टाइम पे ये कहानी सिर्फ सोची थी और फिर बीगुल जी के साथ काम किया, जहाँ पे उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ और महारत के साथ इसको जो है बिल्कुल लिखा। और फैशन इंडस्ट्री पे हमने एक फिक्शनल नैरेटिव डिराइव किया, और अब ये फेस्टिवल्स की मार्केट के लिए बनाया गया था, जिसके अंदर हमने कोई भी फैसला नहीं लिया है कि फिल्म का जो है फाइनल वर्डिक्ट क्या होना चाहिए, वो हमने अपने ऑडियंस के लिए रखा है। तो बस ओपन एंडेड है पूरा थीम। ओके मुराद साहब, आप इस फिल्म के साथ कनेक्ट होने का आपने क्यों सोचा कि यस आई शुड प्रोड्यूस दिस मूवी? व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स द स्क्रिप्ट? देखिए, मैं चाहता था कि पाकिस्तान का जो मूवी बिजनेस है वो उभरे और दुनिया भर में माना जाए। तो मैंने राफे से पूछा, मेरा दोस्त है बचपन का, कि हम किसी ऐसे चुपते हुए टॉपिक के ऊपर क्यों ना मूवी बनाएं जिसके बारे में हम एक डिस्कशन भी ओरिएंटेट कर सकें और बाहर की मुल्कों भी दिखा सकें कि हमारी मूवी कितनी अच्छी क्वालिटी की बन सकती है, और क्यों ना बनाया जाए ऐसे टॉपिक के ऊपर। तो फिर इसने कहा कि मेरे पास एक बीगुल का स्क्रिप्ट है, और बीगुल तो बहुत ही जानी पहचानी और मशहूर स्क्रिप्ट राइटर हैं। तो फिर उन्हीं का हमने स्क्रिप्ट लिया और फिर उसको फिर हमने मूवी से आगे बढ़ाया फिर। अच्छा, तो राफे, जो कहानी जैसे कि आपने कहा कि हमने फैशन इंडस्ट्री की इसमें बयान की है और जो प्रॉब्लम्स हैं उस इंडस्ट्री में, तो वाकई ऐसा प्रॉब्लम्स हैं? देखें, कोई भी इंडस्ट्री परफेक्ट नहीं होती है। इश्यूज हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक तकरीबन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से 10 साल रहा है। हाँ। और अगर कोई चीज़ें जो रूमर्स में तब्दील हो जाती हैं या पॉपुलर कल्चर में रिफ्लेक्ट होती हैं, तो हम अक्सर देखते हैं अपने शो बिजनेस में, लेकिन उसका कुछ फैसला या कोई वर्डिक्ट नहीं निकलता है। तो उसी से कुछ इंस्पिरेशन लेके जो थी, हमने एक फिक्शनल नैरेटिव अपना बनाया, जो बाकायदा अगेन वंस अगेन कैरेक्टर्स पे किसी ट्रू कैरेक्टर पे बेस्ड नहीं है। तो हमने इंस्पिरेशन ली थी पॉपुलर कल्चर के एपिसोड से, कुछ कभी फेस नहीं किया। हमारी कोशिश होती है एज अ फिल्म मेकर कि हम सोसाइटल आइडियाज से लेके जो है इर्द गिर्द की कहानियों से उनको एग्जिबिट किया जाए और उनको न्यूट्रल ग्राउंड्स पे एस्पेक्ट दिया जाए। तो बस यही कोशिश थी। न्यूट्रल ग्राउंड क्या होता है, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। मतलब अब चलें, अगर मैं इस सवाल को रिफ्रेज करूं, आपने कहा कि आप 10 साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे, वहां की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने क्या देखी? फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने बहुत ही एक ऐसा डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया है। देखिए, मैं तो डायरेक्टर बहैसियत प्रोड्यूसर की उसमें काम किया है, हमारे कुछ और मसाइल होते हैं, लेकिन जो पावर डायनामिक्स की गेम होती है या अब्यूज ऑफ पावर की गेम होती है, वो रूमर मिल में तब्दील हो जाता है। हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते, हम किसी को टारगेट नहीं कर सकते। इश्यूज तो है ना, मतलब मैं खुद इकरार करता हूँ कि भाई इश्यूज हैं। लेट्स बी ब्लंट, लेट्स बी ओपन। नहीं, देखें, जिस तरह मैंने कहा कि कोई भी चीज जो होती है वो परफेक्ट नहीं होती है, और हर चीज में जो होता है कोई ना कोई इशू पॉइंट किया जाता है। हाँ। और उसी इंटरेस्ट से जो है वो कहानी बनाई जाती है। तो हमने भी उस तरह से एक जो नैरेटिव बनाया है वो पॉपुलर कल्चर से इंस्पायर होकर बनाया है। सही, बिल्कुल। ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे कि लोग बुरे हैं, सब कुछ है, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं हर जगह पर अच्छे बुरे लोग होते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो उन इश्यूज़ को लेकर जो है वो ये फिल्म बनाई गई। अच्छा मुराद, अब कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में जब ये फिल्म दिखाई गई तो वहाँ पर लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, और जो अवार्ड मिला है उसके बारे में बताइएगा। अभी दिखाई तो नहीं गई है, इसका जो इवेंट है ये चंद महीनों बाद होगा। तो कोशिश तो यही है कि हम सारे वहां पे जाएं और उसको, और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसा तजुर्बा रहा। सही। तो ये जो बेस्ट सोशल जस्टिस शॉर्ट फिल्म, ये जी कैटेगरी में इसको चुना गया है। बिल्कुल।
ओके ओके, ज़बरदस्त। अब आपका आइंदा कौन सी फिल्में प्रोड्यूस करने का प्लान है, क्योंकि अब तो आप प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रख चुके हैं, और अब किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? देखिए, प्लान के मुताबिक तो एक बार ये ख़त्म हो जाए मूवी, तो फिर हमारी एक अनकरीब एक हॉरर मूवी हम बना रहे हैं, वो पोस्ट प्रोडक्शन में, उसका नाम है दीमक। अच्छा। तो इंशाल्लाह इसी साल में वो भी हम पाकिस्तान में ही उसको सिनेमाज में रिलीज करेंगे। ग्रेट। और वो भी आप राफे राशिदी साहब के साथ ही काम कर रहे हैं? उसमें भी राफे के साथ काम कर रहा हूँ, और चंद कास्ट मेंबर्स के मैं नाम लेना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास लीड में फैसल कुरैशी और सोनिया हुसैन है, और फिर कैमियोज में वी हैव जावेद शेख, बुशरा अंसारी, एंड also a very prominent role by Samina Pirzada amongst many other cast members. अरे वाह, कमाल कमाल। राफे, ये इतने बड़े बड़े नामों के साथ काम करना, इसका सबसे मुश्किल मरहला क्या होता है? देखें, मेरे ख्याल से प्रोडक्शन जो है वो इटसेल्फ एक फिल्म बनाना, मैं कहता हूँ एक जंग है, बिल्कुल, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो छोटी फिल्म हो, लेकिन मेरे ख्याल से उसको एक फ्लो में, एक टाइम में एट अ गो कंप्लीट करना एक बहुत बड़ी होती है। तो सबको एक साथ इकट्ठा करना, काम करना जो था, वो बस एक एक्सपीरियंस था। लेकिन सारे हमारे एक्टर्स इंतहाई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं, सो एक बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा सबके साथ काम करने के लिए। ग्रेट जी, ज़बरदस्त। आपके आने वाले तजर्बों के लिए भी हम आपको बेस्ट विशेस देंगे, और हम चाहेंगे कि ये जो जामुन का दरख्त है हम भी देखें, सारी दुनिया देखे और पजीराई करे, और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आपको अभी से बहुत बहुत हमारी तरफ से जिसको आप कहते हैं सपोर्ट भी है, और हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं भी हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। राफे राशिदी और मुराद अली हमारे साथ मौजूद थे, और फिल्म जामुन का दरख्त की वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद कुछ और अहम मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स, और अब बात करते हैं जंक फूड और मनशियात में ममासलत की। जी हाँ, जो लोग जंक फूड कंज्यूम करते हैं वो सुन लें कि मनशियात लेना और जंक फूड लेना ये दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं ये हमें बताएंगी डॉक्टर सहर चावला, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बात बिल्कुल सही है, सही है वाकई, ड्रग्स और जंक फूड और ये बाबा कैटजंग कहते हैं। अब ये बाबा कैटजंग कौन है? क्या है, कौन है? फार्माकोलॉजी जो हमारा डॉक्टर्स का एक सब्जेक्ट है, सब डॉक्टर्स रिलेट कर पाएंगे। उसकी जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक, वो उनके ऑथर का नाम कैटजंग है। और ये जो ड्रग्स वाला चैप्टर है ना, उसकी पहली लाइन है कि इफ यू हैव टू चूज बिटवीन शुगर एंड कोकेन, देन कोकेन इज अ बेटर ऑप्शन। इमेजिन, ये बाबा कैटजंग कहते हैं। गॉड, ये तो पहली मर्तबा जुमला मैंने सुना है, और बिकॉज़ कैटजंग किसी ने नहीं पढ़ी होगी, मुश्किल किताब है ना, मैंने पढ़ी थी। अरे आप लोग मेडिकल साइंस डॉक्टर लोग हैं, आप लोग मुश्किल किताबें पढ़ के। बाबा कैटजंग सेज दैट, और उसके पीछे एक रीजन है। आपके पास जितने भी ड्रग्स हैं, दिमाग में दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक नॉर्मल, आसान बता देती हूँ, एक सुप्रा नॉर्मल। ड्रग्स आर केमिकली डिजाइंड कि वो सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर्स को जाके छेड़ें, उसको एक्टिवेट करें। कोकेन हो गई, हेरोइन हो गई, हैश हो गई, जितनी महंगी ड्रग उतनी ज्यादा छेड़छाड़ सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर के साथ। अब जो शुगर है आपके पास, क्या आप जानते हैं कि ड्रग्स के अलावा सिर्फ एक चीज है, शुगर, जो सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर को जाके छेड़ती है। ये जो हम सफेद चीनी इस्तेमाल करते हैं, जो सफेद चीनी, और जितने भी प्रोडक्ट्स में सफेद चीनी है, हिडन शुगर है, केचप है, सॉसेज हैं, आपके पास बेकरी है, एवरीथिंग है, या वो जो फिजी ड्रिंक्स हैं। एब्सोल्युटली। अब होता क्या, तभी जब आप बच्चों को मीठा देखें, यू विल सी देम बाउंसिंग ऑफ वॉल्स, दीवारों को जाके टकरे मारे होंगे। अब जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो मीठे को कैसे रिएक्ट करते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए लगता है उनके प्रॉब्लम्स कम हो गए हैं, यू नो, they feel relaxed, they feel good। लेकिन वो जैसे ही शुगर डिप जाता है वो वापस आ जाता है। अब एडिक्शन और डिजायर में क्या फर्क है? डिजायर ये है कि यू वांट समथिंग, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ना लिया तो भी कोई मसला नहीं है। एडिक्शन क्यों कहते हैं शुगर को? बाकी जंग पे भी आती हूँ, क्योंकि अब आपका जिस्म और आपकी नफ्सियात का नॉर्मल फंक्शन होना उस पर डिपेंड करना शुरू कर रहा है। अच्छा, और क्यों एडिक्शन कहते हैं? ड्रग भी थोड़ी लो, उसके बाद और लेनी है, और लेनी, और लेनी है। शुगर और जंग भी शुरू में थोड़ा लो, उसके बाद और लेना है, और लेना है, और लेना है।
तो ये बायोकेमिकल और ये एक्चुअल जो रिजेम्बलेंस है इसकी वजह से इसको कहा जाता है। इवन कि अब रिसर्चेस ये साबित करती हैं, ये एक बड़ी फेमस बुक है डीप न्यूट्रिशन, मैं उसकी बात कोट कर रही हूँ, खुद से कोई बात नहीं कर रही, कि जिन माओं को, प्लीज अपने बच्चों के साथ ये ज्यादती ना करें, जिन माओं को जो बच्चों को माएँ मीठा वगैरह बचपन में ज्यादा देती हैं उनमें ज्यादा प्रोपेनिसिटी, ज्यादा टेंडेंसी होती है बड़े होकर एडिक्ट बनने की, क्योंकि सुप्रानॉर्मल रिसेप्टर्स बचपन से एक्टिवेट हो रहे हैं ना। वो बिल्कुल। अब आ जाते हैं दूसरे जंक फूड की तरफ, जिसमें मुझे पहले थोड़ा सा इसको जरा सा एक्सप्लेन कर दें कि अब मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जो कि अल्लाह ना करे ड्रग्स लेता है, तो उसके जो सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, वो उसे सुकून पहुंचाते हैं और उसके बाद जब वो ड्रग का असर खत्म होता है तो उसे दोबारा उस चीज की जरूरत होती है। चाहिए। अच्छा, अब वो कहेगा कि चलो मुझे यही चीज अगर शुगर से मिल रही है तो फिर ठीक है, मैं ये काम कर लेता हूँ, जो गुड़ से मर जाए उसको क्या जहर देने की क्या जरूरत है। तो ये उस सुप्रा नॉर्मल जो रिसेप्टर है उसका नुकसान क्या होता है कि अगर वो ट्रिगर हो तो? अच्छा, द थिंग इज दैट कि नॉर्मल हमारी फंक्शनिंग, जैसे जो अल्कोहल है, अल्कोहल दिमाग में आपके पास हायर एनिमल सेंटर को एक्टिवेट करती है, जो कि नॉर्मली एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। अच्छा। हमारी बॉडी तब फंक्शन करती है जब हमारा सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर हर वक्त एक्टिवेटेड नहीं रहना चाहिए। सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर एक्टिवेटेड रहते हैं तो वो हर वक्त डोपामीन और सेरोटोनिन निकालता रहता है, जो आपके पास प्लेजर और एक्साइटेशन वाले हार्मोन्स हैं। किसी भी एक चीज की कांस्टेंट प्रेजेंस, किसी भी एक न्यूरोट्रांसमीटर की, फीलिंग की, हार्मोन की ब्लड में कांस्टेंट प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। कभी डोपामीन ऊपर जाना चाहिए, कभी डोपामीन नीचे आना चाहिए, और उसी वजह से फिर जब एक्चुअल प्लेजर या एक्चुअल रिवॉर्ड विनिंग एक्सपीरियंसेस हैं वो आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारे लोगों को मैं कहती हूँ कि नींद के लिए बाहर से मेलाटोनिन लेना छोड़ दें, मेलाटोनिन को विटामिन ना समझें, एक हार्मोन है, उस मेलाटोनिन रिलैक्सिंग हार्मोन है, फिर आपका दिमाग नींद वाला हार्मोन बनाना छोड़ देता है। आप समझे मेरी बात? आपकी बॉडी डोपामीन और सेरोटोनिन बनाना छोड़ देगी, एंड अलॉन्ग विद उसके और बहुत सारे नुकसानदेह साइड इफेक्ट्स हैं। शुगर सिर्फ आपको एडिक्शन तो नहीं करती, अच्छा तो नहीं फील कराती, वो प्रो इन्फ्लेमेटरी है, वो प्रो कैंसरस है, वो आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करती है, आपका हाफजा खत्म कर सकती है, आपको यू नो इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ हैवक इन योर बॉडी। हाँ, तो ये जो है ये उसके नुकसानात हैं, जो कि ड्रग्स के भी नुकसान है और यही चीज शुगर के भी नुकसान होगा। अब जो आप कह रही थी कि हम बाकी जंक फूड्स की तरफ आ जाते हैं। जंक फूड में एक चीज होती है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। इसका मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगी। ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, अगेन वही बात, दिमाग में जाके एक्साइटेशन करेगा, ये हमारी बॉडी में वैसे भी बनता है, लेकिन हर वक्त ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होना चाहिए। अब ये जो सिंथेटिकली मॉडिफाइड यानी जो केमिकल से प्रोसेस किया हुआ जंक फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, ये स्लाइटली न्यूरोटॉक्सिक होता है। और दूसरी चीज, ये जो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं, ज़बान में जो रिसेप्टर्स हैं जो जायका सेंस करते हैं, उसको उसके साइज से ज्यादा एक्सपैंड कर देता है। अच्छा। जितना उसको एक्सपैंड नहीं होना चाहिए खाना चखते वक्त। अब खाना उतना जायकेमंद होता नहीं है जितना जायकेमंद वो लगता है। सारे नगेट, सारे चाइनीज फूड रेस्टोरेंट्स के सारे जंक फूड ज्यादा मजे के इससे लगते हैं क्योंकि उसमें आपके पास MSG होता है, वो आपकी ज़बान को मैनिपुलेट करता है और आपको झूठा जायका एक तरीके से। और एक बात आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताने लगी हूँ, ये जो सारे लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इनमें चूहों को मोटा करने के लिए MSG का इंजेक्शन लगाया जाता है। सोचे ये MSG आप पैसे खर्च कर करके खरीद रहे हैं कि हम खाएंगे, आप इससे मोटे भी होते हैं, इंसुलिन भी ऊपर जाती है, डायबिटिक भी होते हैं और एपेटाइट भी मतलब को बोल दे कि हम चूहे हमें दे दो, वैसे ही दे दो, तो हम अपने साथ वही कर रहे हैं। हम यही अपने साथ लैब रैट्स वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब चलो ये तो हमें पता चल गया कि भाई माएँ ये ना करें, लेकिन कैसे रोकें? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आदत पड़ी हुई है और बहुत सारे बच्चों को आदत पड़ने वाली है, तो अब वो अल्टरनेट क्या हो सकता है उसका? बेतहाशा ऑल्टरनेट है। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि माँ बाप का मुंह होना चाहिए बच्चों को बात करने वाला। अगर आप एक नज़्म ज़ब्ती नहीं, आप बच्चे को क्या सिखाएंगे? आई एम सो सॉरी टू से, बट मदर्स खुद इतना सारा जंक फूड खा रही होती हैं, किस मुंह से बच्चे को? अरे ऐसी मदर्स मैंने देखी हैं जो बस जिनका होता है कि हाँ यार वो ड्रिंक मंगवाई, चिप्स मंगवाए और बस लगे हुए होते हैं, भाई टीवी देख रहे हैं तो वो चले भाई ना जी। फिर मैं जब बात करती हूँ तो खवातीन मेरे अगेंस्ट हो जाती है ना। आप सुस्ती ना करें ना, आप लेजी ना हो ना, मेहनत करें ना, उठ के बच्चे के लिए मील्स प्रिपेयर करें, आप बच्चे के लिए, आपका बच्चा, और अपने आप को एजुकेट करें। मैं तो कहती हूँ कि हर माँ को न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए, जो डाइट के न्यूट्रिशनिस्ट यानी उसका नॉलेज होना चाहिए। जो डाइट के न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बच्चे के DNA तक जाते हैं। इसको इतना ईजी ना लें, हल्का ना लें। आप बच्चे के शुरू के सालों में ये डिसाइड कर रही हैं अपनी हरकतों से और अपने किचन में फूड प्रिपरेशन से कि आपका बच्चा 30s और 40s में जाके कैसे प्रॉब्लम होता है। ये तो कुछ खाता ही नहीं है, फिर हम उसको चिप्स दे देते हैं या वो वही खाता रहता है। अब वैसे मैं नहीं मानती, बच्चा माँ के पेट से क्या बर्गर का टेस्ट लेके पैदा होता है? आपने टेस्ट लगाया, मैं मान ही नहीं सकती। एक स्ट्रिक्ट माँ की तरबियत बच्चे को यहाँ भी पहुंचा सकती है, स्ट्रिक्ट यानी नज़्म ज़ब्त वाली, कि वो बच्चा जाके स्कूल में दूसरों को कहे कि जंक फूड इज नॉट हेल्दी।
आप जंक फूड मत खाएं। मैं मान ही नहीं सकती, अगर आपके पेरेंट्स में नज़्मो ज़ब्त है तो बच्चे दूसरों को भी रोकते हैं जाके। ये तो आप खुद नहीं करना चाहते मेहनत, तो फिर आप तो अब जो बच्चे इस आदत का शिकार हो चुके हैं उनको इस आदत से निकालना ये एक मुश्किल टास्क है। बिल्कुल मुश्किल टास्क है। तो इसके लिए बहुत ड्रास्टिक स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा सकते हैं, नेचुरल स्वीटनर्स की तरफ आ जाएं, शहद की तरफ आ जाएं, घर में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बाहर तो ये चीजें नहीं मिलेंगी। स्टीविया की तरफ आ जाएं। अब जो वो स्वीटन योगर्ट और स्वीटन डेयरी थी उसकी जगह आप आलमंड मिल्क यूज कर सकती है। कोकोनट मिल्क का जायका जो होता है वो बिल्कुल आइसक्रीम जैसा होता है और ये हेल्दी भी है। कोकोनट मिल्क इतना अच्छा होता है, इतना जबरदस्त होता है, मुझे खुद बहुत और आइसक्रीम जैसा लगता है और इतना हेल्दी भी है। तो आप इस तरह की बहुत सारी प्रिपरेशंस करके होता जरा महंगा है, वो होता जरा महंगा है, बट अगेन दिन क्या महंगा नहीं तरीका आ जाए ना, लेकिन जो लोग नगेट्स खरीद रहे हैं वो कोकोनट मिल्क भी खरीद सकते हैं। ये बात भी सही है, दे कैन बाय कोकोनट मिल्क, बहाना कोई नहीं चलेगा। और फिर आप फ्रूट प्रिपरेशंस, अब बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता उनको अगर मीठे की आदत होगी, फ्रूट प्रिपरेशंस करके आलमंड फ्लोर में, कोकोनट मिल्क में डिजर्ट्स लगाएं। अभी शुरू में उनकी स्वीट ट्रीट्स थोड़ी कम कर दें, एकदम तो नहीं वो छोड़ेंगे बिकॉज देन दे विल रिएक्ट, लेकिन इसके लिए बहुत देखें जी, किसी भी चीज की छोटा हो या बड़ा हो, इंसान इज एन इंडिविजुअल, वो उस चीज को तस्लीम कर तब करता है जब उसकी तस्दीक करे। एजुकेट योर सेल्फ एंड एजुकेट योर चाइल्ड, क्योंकि सारी जिंदगी आप वैसे भी अपने बच्चे के सर पे नहीं रहने वाले। आप में इतना दम होना चाहिए कि आपकी एब्सेंस में भी कुछ करे ना आपका बच्चा, राइट? यू नो, उसकी तरबियत आपने तरबियत ऐसी वो तब होगी जब आप खुद अपने ऊपर सख्ती करेंगे। सो बी हार्ड ऑन योरसेल्फ एंड देन ऑन योर चिल्ड्रन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि अगर जिस तरीके से ड्रग्स छुड़वाई जाती हैं लोगों से आहिस्ता आहिस्ता करके रिहैब, ये भी एक रिहैब का ही प्रोसेस है। इट्स अ प्रॉपर रिहैब। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर आपको बहुत ज्यादा एडिक्शन है, एटलीस्ट अभी 2 वीक्स की एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। पहले 8-10 दिन बहुत बुरा फील होगा, उसको मेटाबॉलिक एडाप्टेशन कहते हैं। कनपट्टी में भी दर्द होगी, मूड भी बुरा लगेगा, सारे जहर लगेंगे, सर भारी होगा, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। एक बार आप 12-13 दिन विदाउट शुगर गुजार लेंगे, उसके बाद उसको टच करने का दिल नहीं करेगा। और जिस तरह नमाज की आदत डालने में 40 दिन लगते हैं, 40 डेज इफ यू गो विदाउट शुगर you will be free for life. Your life will change। और ये हम चेंज करवाते रहेंगे। रमजान का महीना शुरू होने वाला है, उसमें आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाई मैं 10 साल को तकरीबन हो गए हैं, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, नहीं हाथ लगा। वेरी गुड। मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ। बिल्कुल ये है, हो जाए चैलेंज, रमजान चैलेंज ले लो। वरना अब तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ने का एक और आसान बहाना है, वो ये कि हम सब बहुत सारी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर सकते हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने में मदद कर रहा है। उस बहाना ही छोड़ दो, बहाना कोई भी हो, बस छोड़ दो गलत चीज़ें। ये सबसे अहम चीज़ है कि आप उन चीज़ों को छोड़ेंगे, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी महसूस करेंगे। थैंक यू डॉक्टर सहर चावला, वक्त दिया आपने। और आज के प्रोग्राम में इतना ही नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।